हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और मैं तो ये बोलूँगा कि जेई 2025 के सभी एस्पिरेंट को ये वाला क्वेश्चन देख लेना चाहिए किस तरीके से होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो एक्चुअली में जेई मेंस 2024 के अप्रैल वाले सेशन में अपने पास में एक क्वेश्चन आया था, है ना। इस क्वेश्चन को हालांकि अपन ने अप्रैल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के सेक्शन में कवर किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? इस क्वेश्चन को अगर अपन देखेंगे तो जेई एडवांस 2023 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इसी में कुछ वैल्यूज को ट्वीक करके, जैसे ये वाली वैल्यू को यहाँ पे बदल के कर दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 इसको इक्वल टू कर दिया और फिर यहाँ पे वही सेम चीज अपने से पूछा गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जेई मेंस जेई एडवांस 2023 का जो दूसरा क्वेश्चन है इसके आने की पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली में क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा सा यूनिकनेस है, क्योंकि यहाँ पे एंगल वगैरह के बारे में बात की जा रही है। तो ये कैसे सॉल्व किया जाए, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बोलेगा अपने पास में ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू अब की बार ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, अपने पास में फिर एक पी सेट है, पी सेट में ओमेगा की पावर एन को इंक्लूड कर रखा। मतलब जैसे पी सेट को अगर बोलोगे तो ये ओमेगा की पावर 1 ये इस तरीके से चल रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे बोला है कि अपने पास में एक और सेट है H1। उस H1 सेट में Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z के यहाँ पे आते हैं जिसका रियल पार्ट जो है वो हाफ से बड़ा है। सेम कंसेप्ट H2 के लिए है जिसमें इसका रियल पार्ट माइनस हाफ से छोटा है। और यहाँ पे C जो है ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। Z1 जो है एक्चुअली में P सेट के अंदर से ही लिया गया। अब जैसे H1 सेट के अंदर बहुत सारे आएंगे, ऐसे ही P सेट के अंदर ये बहुत सारी वैल्यूज हैं। इन सब में से एक वैल्यू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिया जाता है जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन से निकल रहा है। सेम तरीके से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि Z2 जो है वो भी यहीं से निकल रहा है। अगर ऐसा होता है तो अपने पास Z1 Z2 की जो वैल्यूज आएंगी और ओरिजिन के साथ में इनका क्या एंगल होगा। तो देखो इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू जो है √3/2 प्लस आयोटा 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको यूलर फॉर्म में अगर मान लो लिखोगे तो ई की पावर आयोटा, यहाँ पे थीटा आता है आर में, आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखोगे तो ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आयोटा π/6। अब हम बात करते हैं पी सेट की। पी सेट में एक्चुअली में क्या कह रहा है कि ये इसकी पावर एन है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की पावर एन को अगर देखोगे तो n π/6 ये हो जाएगी। इस तरीके से अपने पास में आ रहा है। अब सेट में देखो क्या है, यहाँ पे वैल्यूज डालते जाओ, n की वैल्यू 1 डाला तो e की पावर आयोटा π/6 आया, फिर e की पावर आयोटा 2 π/6 आया। इस तरीके से वैल्यूज चलते हुए जा रही। अब इस सेट में से अपने को वैल्यूज निकालनी है जो कि H1 के लिए भी हो, है ना। अगर इसमें से मैं H1 वाली वैल्यूज निकाल लूंगा तो सीधा सीधा इंटरसेक्शन ही तो ले लिया अपन ने। तो इसको करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एकदम बेसिक अप्रोच अगर मान लो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, वैसे तो ज्योमेट्रिकली भी इसको कर सकते हैं बट उससे भी आसान अप्रोच अपन यहाँ पे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन एकदम आसान अप्रोच से अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मान लो n इक्वल टू जब 1 होगा, जब n इक्वल टू 1 अपने पास में होगा तो यहाँ पे जो थीटा आ रहा होगा वो π/6 होगा, जिसकी हेल्प से अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। जब n इक्वल टू 2 होगा तो ये 2π/6 होगा, जिसको अपन π/3 भी बोल सकते हैं। जब π/3 होगा तो ये वाली वैल्यू हाफ हो जाएगी, ये वाली वैल्यू √3/2 हो जाएगी। फिर अब देखो मैं कहाँ तक निकालना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली में यहाँ पे 12 तक निकालना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि n π/6 है, तो जब n की वैल्यू 12 रहेगी तो उस सिचुएशन में पूरा 2π तक का अपन रोटेशन कर चुके होंगे। जब 2π तक का रोटेशन कर चुके होंगे तो उसके बाद तो सारी वैल्यूज रिपीट ही होनी है और ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा भी नहीं। जैसे n इक्वल टू 3 अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 3π/6, जिसको अपन π/2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आयोटा। n इक्वल टू 4 लोगे तो यहाँ पे आएगा 4π/6, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 2π/3, ठीक है। ये अपने पास 2π/3 आ रहा है, जिसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में π-π/3 और π-π/3 मतलब कॉस वाला वैल्यू नेगेटिव और बाकी पॉजिटिव, ये आ जाएगा। सेम तरीके से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 5 के लिए निकाल लो। 5 के लिए निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5π/6, जिसको अपन π-π/6 लिख सकते हैं, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब अपने पास में ये वाली वैल्यू जो है माइनस में हो जाएगी प्लस आयोटा हाफ, ये आ जाएगा। n इक्वल टू 6 के लिए बात करोगे तो यहाँ पे आएगा 6 ये, यानी कि पाई।
तो यहाँ पे कॉस पाई जो है साइन एन पाई तो जीरो होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसका आउटपुट -1 आएगा, -1 इंटू ये इस तरीके से। एन इक्वल टू 7 की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा 7π/6 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, जिसमें कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होता है, जिसका मतलब अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा माइनस को बाहर अगर मैं लिख दूँ तो ये आ जाएगा यही वाली वैल्यू, बस माइनस साइन के साथ। और n इक्वल टू अगर मान लो मेरे पास में 8 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 8π/6। देखो यहाँ पे अपने पास में आएगा 8π/6 जिसको अपन लिख सकते हैं 4π/3 यानी कि पाई प्लस π/3, जिसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है हाफ माइनस साइन के साथ में हाफ प्लस आयोटा √3/2 ये अपने पास में आ जाएगी। n इक्वल टू 9 लोगे तो अपने पास में 9π/6 आएगा, जिसका मतलब 3π/2 आ रहा है। 3π/2 पे अगर बात करोगे तो ये π/2 है तो कॉस वाला 0 हो जाना है, साइन वाला आएगा जो कि -1 आएगा, सॉरी हाँ माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे n इक्वल टू 10 के लिए बात कर लो, जिसका मतलब 10π/6 आएगा यानी कि 5π/3, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 2π - π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा, जिसका मतलब कॉस वाला वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा लेकिन साइन वाला वैल्यू नेगेटिव आएगा। ऐसे ही n इक्वल टू 11 के लिए निकाल लो, 11 की बात करेंगे तो 11π/6 आएगा यानी कि अपने पास में 2π - π/6 आ रहा है ना। वापस से अब अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 आएगा माइनस आयोटा हाफ आ जाएगा। और अगर मैं n इक्वल टू 12 लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 12π/6 यानी कि 2π, cos 2π की वैल्यू 1 आती है, ये 1 प्लस ये आ जाए। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, Z1 के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पे वैल्यूज अपने पास में पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव के साथ साथ हाफ से बड़ी होनी चाहिए। हाफ से बड़ी वाली वैल्यूज को अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो जैसे देखो कॉस वाला टर्म जो रियल पार्ट है वो हाफ से बड़ा होना चाहिए। हाफ से बड़ा अपने पास में देखो केवल एक तो इसमें आ रहा है और दूसरा इसमें आ रहा है और थर्ड इसमें आ रहा है, तीन वैल्यूज है अपने पास में। तो Z1 की अगर बात करोगे तो Z1 में अपने पास में क्या आ रहा है √3 + आयोटा/2 और √3 - आयोटा/2 और 1। सेम तरीके से Z2 की बात कर लेते हैं। Z2 की बात करोगे उसमें क्या है -हाफ से छोटी, -हाफ से छोटी वैल्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो इसको इससे कर देता हूं तो यहाँ पे आएगा एक तो ये वाली वैल्यू आएगी, एक ये वाली वैल्यू आएगी, एक ये, तीनों वैल्यू एक साथ वाले आ जाएंगे। ठीक है, अपने पास में आएंगी -√3 + आयोटा/2 -1 -√3 - आयोटा/2। ठीक है, ये एक्चुअली में यहाँ पे -√3 - आयोटा/2 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो, अब इनको अपने को रखना है, रखने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे इसको मैं Z11 बोल दे रहा हूँ, इसको Z12 बोल दे रहा हूँ, इसको Z13, इसको Z21 बोल दे रहा हूँ, इसको Z22 बोल दे रहा हूँ, इसको Z23 बोल, है ना। अब ज्योमेट्री के लिए अगर मान लो मैं इनको अरेंज करता हूँ, है ना, इस तरीके से अपन अरेंज करते हैं जिसमें वर्टिकल लाइन इमेजिनरी लाइन होती है और ये रियल एक्सिस होती है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले वाले की अगर अपन बात करेंगे तो √3 + आयोटा/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/6 एंगल के साथ है, तो यहाँ पे कुछ होगा, इसको Z11 बोल दे रहा हूँ। दूसरे वाली वैल्यू के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे √3 - आयोटा/2 है, ठीक है, जिसका मतलब ये नीचे होगा, ये वाला एंगल जो है ये π/6 होने वाला है। ऐसे ही सेम वाला नीचे होगा, है ना, इसको Z12 बोल दे रहे हैं, ये एक्चुअली में -π/6 वाला एंगल होगा। हाँ, और एक थर्ड होता है, थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो 1 है, 1 का मतलब वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, केवल रियल एक्सिस पे होगा, तो ये 1 3 हो गया। अब इसी तरीके से Z2 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। Z2 की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है -√3/2 + आयोटा/2, जिसका मतलब ये यहाँ पे कहीं आएगा, है ना, इसको Z21 बोल दे रहा हूं। अब इसका एंगल पूरा के पूरा यहां से यहां तक का ये 5π/6 है। और दूसरे वाले की बात कर लो Z22 की बात करोगे तो -1 है, -1 का मतलब ये यहाँ पे कहीं आ रहा है ना, ये Z22 अपने पास में हो जाना है, -1 आएगा। और Z23 की बात करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, है ना, जिसमें दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास में आएगा। अब देखो
अब अपने को यहाँ पे एंगल्स बताने, क्या क्या पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं Z1 और Z2 के बीच में। सबसे पहले अगर मान लो इस वाले एंगल की मैं बात करूं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये टोटल एंगल 5π/6 है, लेकिन उसमें से π/6 अगर गया तो ये बचा 4π/6, जिसको अपन लिख सकते हैं 2π/3। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो, Z11 से अभी अपन बना रहे हैं, तो Z21 का बन गया। Z22 की बात करोगे तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल को ऐसा मैं बोल सकता हूँ, पूरा का पूरा जो पाई वाला एंगल है उसमें से π/6 हटा दिया है मैंने, तो ये पूरा का पूरा एंगल एक्चुअली में 5π/6 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और तीसरा तो पाई, उसको तो लेंगे नहीं, है ना, 0 से पाई के बीच में अपन देखते हैं, तो दो वैल्यूज ये होगी। अब देखो, अब इसके अलावा और किसी एंगल पे फोकस कर लेते हैं। मान लो अभी मैं Z13 से बात कर रहा हूँ, है ना, Z13 से Z21 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो ये तो एंगल हमको पता ही है, तो 5π/6 है, जो कि ऑलरेडी काउंट हो चुका है। दूसरे वाले की बात करो तो पाई आ जाना है, नीचे वाला जो है ये भी 5π/6 ही आ जाना है। थर्ड वाले से बात कर लो, थर्ड वाला यानी कि Z12 से अपन बात कर लेते हैं। Z12 से अगर मान लो मैं बात करूंगा तो पहला ये तो पाई हो जाएगा, है ना, इसको लेंगे नहीं। दूसरे की बात करोगे तो दूसरा अपने पास में ये वाला हो जाएगा, है ना, ये अपने पास में, यहाँ पे देखोगे तो इसको एक्चुअली में, हाँ, इस वाले एंगल को देख लो, इस वाले एंगल को देखोगे तो ये भी वही वाला एंगल हो जाएगा जो ये वाला एंगल है। ये एंगल कितना है, 2π/3। तो अपने पास केवल और केवल दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की, जो कि Z1 और Z2 के बीच का एंगल होगा। तो